जय हिंद साथियों। मित्रों, आइए इस छोटे से वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास के भाग 2 पर चर्चा हो। साथियों, भारत के संवैधानिक विकास के भाग 1 पर हमने जो आपको एक संविधान के विकास के प्रारूप की जो रूपरेखा थी उसको प्रस्तुत किया था। आइए इस क्लास में आगे हम आपसे चर्चा करते हैं। साथियों देखिए, ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत पूरे शासन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास, एक ब्रिटिश संसद के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। मित्रों देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ये 4 प्रमुख अधिनियम आए थे और वही ब्रिटिश संसद के अधीन 1 2 3 4 ब्रिटिश संसद के अधीन भी प्रमुख जो रेगुलेशन थे वो भारत आए थे। आइए इस क्लास में इन्हीं 8 अधिनियमों के बारे में समझा जाए और जहां से अत्यधिक प्रश्न भी आते हैं और जहां जो जो अधिनियम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में है हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। साथियों देखिए, पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पहला जो अधिनियम आया था उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि इस अधिनियम के तहत मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी को इकट्ठा करके बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और मित्रों एक काम और किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। कहने का मतलब कि कंपनी के शासन को दुरुस्त करने का काम किया गया सबसे पहले 1773 के अधिनियम के तहत। आपको बताना चाहेंगे कि इसी अधिनियम के तहत पहली बार कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सर इलिजा इम्पे इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। साथियों इस अधिनियम के तहत कंपनी के जो और कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, उनको निजी व्यापार पर रोक लगाने का काम किया गया था। भारतीयों से नजराने और भेंट को लेने के लिए भी रोक लगाने का प्रयास किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स इस अधिनियम के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। मित्रों ये मोटे मोटे इतनी बातें आपको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पढ़ाई जाती हैं और इसके बाहर से कहीं से कुछ आने वाला नहीं, इतने के अंदर में बात करते हैं। साथियों पिट का इंडिया एक्ट 1784 में, साथियों देखिए ये दूसरा अधिनियम था जो काफी व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया और यहां तक कि कंपनी के शासन को और सिस्टम से बनाने का प्रयास किया गया। और आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस सुधार से लेकर पुलिस सुधार, प्रशासनिक सुधार, यूं कह लीजिए कि भू राजस्व सुधार की बात इसके अंतर्गत कही गई थी। किसके अंतर्गत? पिट के इंडिया एक्ट के तहत कही गई थी। साथियों और आपको बताना चाहेंगे यही एक मात्र अधिनियम था जिसकी वजह से ब्रिटिश की सरकार गिरी थी। केवल एक अधिनियम की वजह से अधिनियम यहां पास हो गया था, इसका प्रभाव लंदन पे पड़ा था। साथियों आगे आपको बताएंगे चार्टर एक्ट 1813। मित्रों इसके तहत कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चाय और चीन के साथ व्यापार कंपनी कर सकती थी लेकिन बाकी के व्यापारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब कंपनी को राजनीतिक कार्य सौंपा गया क्योंकि व्यापार वाला काम उसका समाप्त कर दिया गया। क्योंकि कंपनी क्या करती थी, भारत के देशी राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके, भारत के नवाबों राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके वहां अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर चुकी थी। ये बात लंदन में बैठे इनके आका जान चुके थे। साथियों अब 1813 के तहत 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रदान करने की, भारतीय शिक्षा साहित्य के विकास के लिए अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए की धनराशि दी। पहली बार कब? 1813 के अधिनियम के तहत। एक चीज और साथियों, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट प्रदान की गई। ये साथियों कहीं न कहीं से ईसाई धर्म को भारत में व्यापक पैमाने पर प्रसारित करने का काम किया गया। आगे आपको बताना चाहेंगे चार्टर एक्ट 1833। मित्रों कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 के अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ही समाप्त कर दिया गया, बल्कि कहा गया अब कंपनी व्यापारिक काम नहीं करेगी,
अब कंपनी केवल और केवल शासन करेगी, राजनीतिक काम करेगी। और इसके तहत कंपनी का जो गवर्नर जनरल होता था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाने का काम किया गया और विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना साथियों। और आगे एक चीज और बताना चाहेंगे, चार्टर एक्ट 1833 के तहत एक सिस्टमैटिक शासन स्थापित करने का काम किया गया। मित्रों, इसके बाद हुआ क्या, 1893 में एक अधिनियम आया था, उस पर बहुत मोटी बातें नहीं थी। 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह में कंपनी हारते हारते जीती थी। ये बात ब्रिटिश संसद में काफी तरीके से जानकारी हो गई थी, इसीलिए ब्रिटिश संसद ने 1858 का जो अधिनियम पारित किया, इसके तहत कंपनी को समाप्त कर दिया गया और अब ब्रिटिश संसद द्वारा सीधे भारत को शासित करने का काम शुरू कर दिया गया। कंपनी का अंत कर दिया गया और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद का सृजन किया गया। और साथियों, आपको बताना चाहेंगे, भारत सचिव नाम के एक कैबिनेट जो मंत्री वहां के हुआ करते थे, उस कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त व्यक्ति को भारत सचिव नियुक्त किया जाता था और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। एक तरह से यूं कह लीजिए कि भारत शासन अधिनियम से संविधान की सही जो रूपरेखा थी बनाने का काम प्रयास किया गया। साथियों, सेना का गठन किया गया और आपको एक बात और बताना चाहेंगे, यही से हिंदुओं को मुसलमानों से कहीं न कहीं से हल्का सा दूरी बनाने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को मिलाने का प्रयास किया यहीं से, क्योंकि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। साथियों, ये बात अंग्रेजों को खटक गई थी। आगे हम आपको एक बताना चाहेंगे कि 1858 का अधिनियम था, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा उसको विचारित किया गया। ऐसे कह लीजिए कि एक दिन के लिए हिंदुस्तान की राजधानी बनने का गौरव इलाहाबाद को प्राप्त हुआ था साथियों। और इसके तहत सेना का भी पुनर्गठन किया गया। हमने कहा कि गोरखा, राजपूत और सिख बटालियन को, रेजिमेंट को बढ़ावा दिया गया। वही मध्य भारत के जो सैनिक थे जो 1857 के विद्रोह में भारतीयों का साथ दिए थे, उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया गया और इनको जो है सेना में काफी भर्ती किया जाने लगा। यानी सेना का पुनर्गठन भी इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए किया। आगे आपको बताना चाहेंगे, मार्ले मिंटो सुधार 1909। साथियों, भारत शासन अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार, उस समय का जो तात्कालिक भारत सचिव थे उनका नाम था मार्ले और उस समय का जो तात्कालिक वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो, और इनको दोनों को मिला के मार्ले मिंटो सुधार आया। कब? 1909 में। साथियों, इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या थी? मिंटो ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करने का काम किया। यूं कह लीजिए कि मुसलमानों के लिए आरक्षण देने की बात कही और यहीं से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम शुरू हो गया। मिंटो ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल अत्यंत विषैला होगा। साथियों, मिंटो ही मुसलमानों को ले जाकर बंगाल के ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के साथ मुस्लिम लीग के गठन की भूमिका निभाई थी। यूं कह लीजिए कि मिंटो नहीं, अंग्रेज वहीं से लग गए थे 1858 से कि क्यों न हो किन्हीं कारणों से हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाया जाए ताकि हम फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत आगे कई वर्षों तक हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाए रखे। तो आगे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919। आपको बताना चाहेंगे 1919 का वह दौर था जब महात्मा गांधी राजनीति में एकदम से सक्रिय हो चुके थे। और साथियों, एक बात और बता दें, अंग्रेजों के खिलाफ जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन होता, एक चरम पे पहुंच गया था। अब इन लोगों ने क्या काम किया? प्रशासनिक सुधार, संवैधानिक सुधार थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास किया और पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। साथियों, आपको बताना चाहेंगे एकदम से आपका संविधान दिखने लगा था। प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित दो सब्जेक्ट्स में बांटा गया। हस्तांतरित में साथियों, भारतीय नेताओं को शासन करने के लिए
विषय दिए गए, जैसे स्थानीय सुशासन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सब किस में दिया गया? हस्तांतरित विषय में दिया गया। और आरक्षित विषय में सेना, पुलिस, वित्त, विदेश मामले, ये अंग्रेजों ने अपने पास, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी को दे दिया गया हस्तांतरित और आरक्षित विषय को साथियों। और इसके साथ जो आरक्षण का दायरा था इसको बढ़ाकर सिखों तक कर दिया गया, इसको बढ़ाकर ईसाइयों तक कर दिया गया, अल्पसंख्यक की बकायदा स्थापना करने का काम किया गया। मित्रों, ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 आया। यह अंतिम अधिनियम था जो सबसे बड़ा और सबसे व्यापक था साथियों। आपको बताना चाहेंगे, हिंदुस्तान का संविधान जब लिखा जाने लगा कैबिनेट मिशन के तहत, उस समय उस संविधान में जितनी धाराएं थी लगभग उनमें से 200 धाराएं भारत शासन अधिनियम 1935 से दी गई थी। ऐसे में आप जान लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 का कितना बड़ा प्रभाव था। इसके तहत प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, यानी प्रांतों को आजाद कर दिया गया, स्वाधीनता प्रदान, स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, अपने स्तर से प्रांत शासन कर सकते थे। और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित करने का काम किया गया। ध्यान देंगे 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, लेकिन 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करके केंद्र में द्वैध शासन लाने का प्रयास किया गया था। और केंद्रीय विषयों को 2 भागों में बांटने का काम किया गया था। क्या? हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में भारतीय नेताओं को कार्य करने के लिए क्या क्या दे दिया गया? शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्थानीय सुशासन। और वहीं आरक्षित विषय में रेलवे, सेना, पुलिस, विदेश मामले, ये सब किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी को दे दिया गया साथियों। और आपको बताना चाहेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये 3 बड़ी संस्थाएं सामने उभर कर आई, किसके तहत? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। और आपको बताना चाहेंगे, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अखिल भारतीय स्वरूप निर्धारित करने का, अखंड भारत में मत कहिएगा, अखिल भारतीय स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास कब किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, यानी भारत के वर्तमान नक्शे को बनाने का काम इसी अधिनियम के तहत किया गया था साथियों। और ढेर सारे परिवर्तन किए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ये हमने आपसे बताया कि मोटी मोटी बातों को हमने चर्चा किया, जो कहीं न कहीं किसी न किसी पेपर्स में अक्सर इनकी चर्चा होती रहती है। जय हिंद साथियों। आइए साथियों, क्लास के बाद आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया जाए। सिंधु सभ्यता का शासन तंत्र था। मित्रों, सिंधु सभ्यता का जो शासन तंत्र था, इसमें पुरोहितों का शासन था। आगे बढ़ेंगे, सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। सभा और समिति का उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। आगे बढ़ेंगे, वैदिक काल में राजा को शिक्षा से दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे, दीवानी व फौजदारी न्यायालय को पृथक किया गया कब? साथियों, मौर्य काल में। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है। आगे बढ़ेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्रिमंडल को कहा जाता था नवरत्न। साथियों, क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। दान प्रियता एवं न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है हर्षवर्धन। साथियों, दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था आधारित थी शरीयत पर। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था किस पे आधारित थी? शरीयत पर आधारित थी। इब्न बतूता को चीन राजदूत बनाकर भेजा था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर ने दास प्रथा को कब खत्म किया था? 1564 में। किले की गेट पर न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी साथियों। अब आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में, अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल को कहा जाता था? अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था। अष्टदिग्गज किसके दरबार में निवास करते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में निवास करते थे। किस देश का संविधान अलिखित है?
जो है मित्रों ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारत का संविधान लिखा गया है, पाकिस्तान का संविधान लिखा गया, अमेरिका का संविधान लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, किस देश का संविधान लिखित है? अमेरिका का संविधान लिखित है। आगे बढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया? 1773 में आया। पिट का इंडिया एक्ट भारत कब आया? 1784 में आया। आगे बढ़ेंगे, ब्रिटिश संसद के अधीन पारित पहला अधिनियम, ब्रिटिश संसद के अधीन पारित पहला अधिनियम कौन सा था? 1858। भारतीय संविधान का गठन किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। आगे बढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। साथियों, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्य मित्रों 15 थी। संविधान सभा बनकर तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। ध्यान रखें ये समयावधि है। आगे बढ़ेंगे साथियों, किस अधिनियम के तहत बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट प्रदान की गई? 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट प्रदान की गई। साथियों आगे बढ़ेंगे, किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? साथियों 1833 का अधिनियम था। किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 साथियों, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव नाम के पद का सृजन किया गया। भारत सचिव नाम के पद का सृजन 1858 में किया गया। किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई? 1909 साथियों, इसके तहत मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन 1919। पहली बार प्रांतीय विषयों को आरक्षित विषयों में बांटा गया 1919 के तहत। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई? अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 में की गई। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में को स्वायत्तता प्रदान की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की। किस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आगे, भारत शासन अधिनियम में कितने भाग थे? इसमें मित्रों इसका प्रश्न नहीं लिखा गया, इसमें 14 भाग थे। कुल कितने भाग? 14 भाग थे। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद को पारित किया गया। साथियों ये तारीख 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद से पारित किया गया। साथियों यहाँ पे ध्यान देंगे, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, 1773 नियंत्रण परिषद की स्थापना, 1784 ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार में छूट और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में। मित्रों आगे बढ़ेंगे, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 में की गई। आगे बढ़ेंगे, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। आगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। आगे बढ़ेंगे, भारत का संविधान लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू किया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। आगे साथियों, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये साथियों कुल 45 क्वेश्चन हमने यहाँ से तैयार किए, आप इसका अध्ययन करेंगे। जय हिंद मित्रों।